हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा 10th क्लास का फर्स्ट लेसन चल रहा था उसके फोर्थ पार्ट की। लास्ट पार्ट में हमने बात की थी जो मौर्य वंश का संस्थापक होता है चंद्रगुप्त, उसके बारे में बात की थी। फिर चंद्रगुप्त क्या करता है, 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जाकर जो जैन धर्म की एक संथाला पद्धति होती है उसके द्वारा अपने शरीर को त्याग देते हैं और फिर राजा बनता है नया मगध का बिंदुसार। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी होता है और पुत्र भी होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार तो मगध का नया राजा बनता है बिंदुसार। मगध तो बिंदुसार को अमित्रोघात भी कहा जाता था और यूनानी लेखक कहते थे अमित्रोचट्टस कहते थे। और वायु पुराण में क्या कहा गया है, भद्रसार। वायु पुराण में इसको भद्रसार कहा गया है। और एक जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। अमित्रोचट्टस जो यूनानी लेखक है वो कहते थे बिंदुसार को, और वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन। और जो बिंदुसार है इसने सुदूरवर्ती जो दक्षिण भारत के क्षेत्र थे उनको भी जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। और कहते हैं कि जो चाणक्य थे वही चाणक्य जो चंद्रगुप्त के गुरु थे और चंद्रगुप्त के दरबार में थे, वही चाणक्य उनकी सहायता से बिंदुसार ने कहते हैं कि 16 राज्यों को जीता था। 16 राज्यों को जीता था। और बिंदुसार के 16 रानियां थी। 16 रानियां थी और 16 रानियों के 101 पुत्र थे। 16 रानियों के 101 पुत्र थे। और जो बड़ा ही बड़ा पुत्र था उसका नाम था सुसीम। सुसीम था बड़ा पुत्र। और 2 नंबर पर था अशोक। वही अशोक जो आगे जाकर शासक बनते हैं, सम्राट अशोक कहलाते हैं। वही अशोक जो कलिंग का युद्ध लड़ते हैं। तो सुसीम बड़ा ही बड़ा, 2 नंबर पर अशोक था। और जो अंतिम जो छोटा ही छोटा था वो था तिस्य। ठीक है। तो बिंदुसार ने कौटिल्य की सहायता से 16 राज्य जीते थे। बिंदुसार के 16 रानियां थी और 101 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सुसीम था और 2 नंबर पुत्र का नाम अशोक था। छोटे पुत्र का नाम तिस्य था। इसके बाद में दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के कार्यकाल में तक्षशिला में, जो कि यहां पर होता है तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं। बिंदुसार के कार्यकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं। और विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार भेजता है सुसीम और अशोक को भेजता है। कहते हैं कि सुसीम इन विद्रोहों को दबाने में असफल रहता है, तो फिर अशोक इन जो विद्रोह है उनको दबाने में सफल रहता है। और इसके साथ साथ नेपाल में भी अराजकता फैली हुई थी। तो इस समय तक्षशिला का जो विद्रोह दबाने के साथ साथ अशोक ने नेपाल की अराजकता को भी समाप्त किया था। तो इस प्रकार से अशोक ने अपनी श्रेष्ठता को साबित किया था। इसी श्रेष्ठता के आधार पर आगे जाकर अशोक सम्राट बनता है। तो फिर बात आती है, एक यूनानी शासक होता है एंटियोक्स। यूनानी शासक होता है एंटियोक्स ने बिंदुसार के दरबार में एंटियोक्स जो कि यूनानी शासक होता है, एंटियोक्स ने मगध में बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था।
जिसका नाम था डाइमेक्स। डाइमेक्स नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और ये जो राजदूत है ये भारत में आने वाला दूसरा राजदूत होता है। प्रथम वो जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, जिसने सेल्यूकस ने भेजा था, सीरिया के राजा सेल्यूकस ने भेजा था, वो भारत में आने वाला प्रथम राजदूत होता है। और द्वितीय राजदूत ये डायमेक्स होता है। ठीक है। इसके बाद में प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने भी बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था, जिसका नाम था डियानीमियस। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने डियानीमियस नामक राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में। तो ये दो राजदूत आए थे बिंदुसार के दरबार में। ठीक है। और भारत में आने वाला दूसरा राजदूत होता है डाइमेक्स, और प्रथम होता है जो चंद्रगुप्त के दरबार में आता है, जिसका नाम होता है मेगस्थनीज। ठीक है। और एक ग्रंथ होता है जैन अनुश्रुति के अनुसार जो बिंदुसार का पुत्र होता है अशोक, जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरोध में मगध की राजगद्दी पर बैठ जाता है। और कहते हैं कि अशोक जब राजगद्दी पर बैठता है तो अशोक पहले अपने 100 भाइयों का वध करता है। 100 भाइयों की हत्या करके वो मगध की राजगद्दी पर बैठता है। तो हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं जो अगला शासक बनेगा, जो अशोक, सम्राट अशोक। तो अशोक के कार्यकाल की बात करेंगे।